सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति ने किया अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन। कहा, विकास के साथ इंसानी जिंदगी भी अहम, अगली पीढ़ी के लिए संसाधन बचाने पर जोर। प्रधानमंत्री का खाद्य प्रसंस्करण में निवेश का न्योता। कहा, भारत में व्यापार हुआ आसान। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार। केंद्र सरकार को नोटिस। नवंबर के आखिरी हफ्ते में संविधान पीठ करेगी सुनवाई। केंद्र का नक्सल समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को हर मुमकिन मदद का भरोसा। गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिया आश्वासन। पिछले साल के मुकाबले नक्सल घटनाओं में कमी। जापान को हराकर एशिया कप के फाइनल में महिला हॉकी टीम। राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रकाश नंजप्पा और अंकुर मित्तल ने जीता गोल्ड। राजकोट में न्यूजीलैंड से दूसरा T20 मुकाबला आज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पर्यावरण संरक्षण के उपायों को तेज किए जाने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को एनजीटी की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पर्यावरण संरक्षण के उपायों को तेज किए जाने पर जोर दिया है। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति ने एनजीटी की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विकास के साथ इंसानी जिंदगी की सुरक्षा को अहम बताया। GDP is important, but at the same time, as I told you, it is even more important to improve human lives. Quality of life is the ultimate test of all our developmental efforts. Development has very little meaning if it does not lead to a healthy happiness and harmony. उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के लगातार इस्तेमाल से में कई विषम बदलाव हुए हैं, लेकिन इन संसाधनों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। We had the new concept of smart cities. What is smart city? We discussed, we went through dictionaries, we international level also consultation and all. Finally, I came to the conclusion, smart city means city where people can live happily. Happiness includes wellness. Otherwise, simply getting an extension with attention. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कई तरह की नीतियां तैयार की गई हैं और भारत इसमें अहम भूमिका अदा करेगा। वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरण में जीने का अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए। Being one of the most biodiverse nations of the world, India has been in the forefront in leading and joining all the initiatives and endeavors aimed at ensuring environmental sustainability. Environment is a complex issue and requires an ensemble of experts to handle it. We treated everything that existed on the Mother Earth as divine. If we go through our ancient scriptures, texts, myths, stories, they used to refer to a tree as Vriksha Devta. The tree is a god. कार्यक्रम में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि देश में तमाम वाहनों को बैटरी चालित व्यवस्था में परिवर्तित करना वक्त की मांग है। एनजीटी प्रमुख स्वतंत्र कुमार ने कहा कि दक्षिण एशिया में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली एक जटिल समस्या के रूप में सामने आ रही है। कार्यक्रम में ब्राजील हाईकोर्ट के जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को आर्मेनिया के राष्ट्रपति सर्ज सारगेशियां से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आर्मेनिया के राष्ट्रपति से मिले।
हैदराबाद हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विचार विमर्श हुआ। मुलाकात से पहले सर सार्गेशिया वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 कार्यक्रम में शामिल हुए। आर्मेनिया के राष्ट्रपति गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति की सेहत के बारे में भी हालचाल पूछा। चंद्रबाबू नायडू हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति से अपने अनुभव भी साझा किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हैदराबाद में 3 दिवसीय शहरी यातायात चुनौतियों और उनके हल पर होने वाले सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। इसके अलावा सम्मेलन में 5 राज्यों से महापौरों और नगर पार्षदों समेत करीब 1000 नीति निर्माता, 20 राज्यों और 25 देशों के प्रशासक, विशेषज्ञ, शहरी योजनाकार, अनुसंधानकर्ता और प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाता भी सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान शहरों और नगरों में यातायात और गतिशीलता संबंधी विषयों, चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य प्रसंस्करण निवेश के लिए बड़ी कंपनियों से निवेश प्रस्ताव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करना अब खासा आसान है क्योंकि देश ने कारोबारी सहूलियत में 30 पायदान की छलांग लगाई है। उन्होंने अगले 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्ल्ड फूड इंडिया कांग्रेस 2017 का उद्घाटन किया। ये दुनिया की बड़ी खाद्य कंपनियों के प्रमुखों और निवेशकों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। प्रधानमंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कच्चा माल लाने और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा आउटसोर्सिंग हब होने से भारत में सुपरमार्केट कंपनियों के लिए कई अवसर हैं। There are opportunities in post-harvest management like primary processing and storage preservation, infrastructure, cold chain and refrigerated transportation. On the other hand, प्रधानमंत्री ने कहा कि कई राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आकर्षक नीतियां हैं। उन्होंने राज्यों से एक विशेष खाद्य पदार्थ की पहचान करने की अपील की। Each district can also select some food items for production and one item for specialization. खाद्य प्रसंस्करण में अगले 3 साल में $10 अरब के निवेश की उम्मीद है। इससे 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। भारत खाद्य पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूध, फल, सब्जियां, अनाज और समुद्री उत्पाद के मामले में भारत पहले पायदान पर है। भारत खाद्य आयातक देशों के पड़ोस में भी है। We have to create demand for a lot of new products and new categories. We have to get into food processing. We have every climatic condition in the country. We can produce so much what we import. It's very good from the potential point of view. Obviously, the ease of doing business can still improve a heck of a lot. 3 दिन चलने वाले सम्मेलन में 2000 लोग और 30 देशों के 200 कंपनियां शामिल हैं। साथ ही 18 कारोबारी और मंत्री स्तर के प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के आयोजन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि भारत को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जा सके ताकि फूड इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करके किसानों की आय दोगुनी की जा सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लातविया के प्रधानमंत्री मारिस कोसिनसिनकिस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। भारत लातविया के बीच व्यापार संवर्धन को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर भी बातचीत हुई। लातविया के साथ विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई है। लातविया के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर कई अहम विषयों पर चर्चा की। इसके पहले लातविया के प्रधानमंत्री मारिस ने दिल्ली में हो रहे वर्ल्ड फूड इंडिया समारोह में हिस्सा लिया। लातविया के प्रधानमंत्री 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें।
हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं दोनों ही मतदाताओं को लुभाने में लग गए हैं। कांग्रेस जहां 5 साल में किए गए अपने काम को लेकर मैदान में है, वहीं बीजेपी राज्य की खराब शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान में 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। राज्य की कांग्रेस सरकार 5 सालों में अपने विकास कार्यों को लेकर अब जनता के बीच है। चुनाव के समय आकर यहाँ वादों की छड़ी लगा रहे हैं, अलग अलग लोगों को लुभाने के लिए जुमले दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो काम किया 5 साल में, टूरिज्म के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेजेस खोलने के क्षेत्र में, उस काम के आधार पर मुझे लगता है कि जनता पुनः कांग्रेस को एक और मौका देगी। बीजेपी इस चुनाव में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बना रही है। केंद्र सरकार के विकास और सुशासन के एजेंडे को राज्य में लागू करने का वायदा कर रही है। हिमाचल प्रदेश में विकास अवरुद्ध हुआ है। पिछले 5 वर्षों में कानून व्यवस्था हिमाचल में लड़खड़ाई है। हिमाचल के इतिहास में गुड़िया कांड जैसा दर्दनाक कांड जो है पहली बार हुआ, जिसमें प्रशासन के ऊपर इस प्रदेश की आम जनता ने सड़कों पर उतर कर विरोध किया। हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इस चुनाव में विकास और सुशासन ही अहम मुद्दा है। भाजपा ये समझती है कि वीरभद्र सिंह के जो विकास के कार्य हैं, अगर उन्हें वो मतदाताओं को लुभा सकें तो हो सकता है वीरभद्र सिंह दोबारा 7वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए उन्होंने एक दाव खेला है धूमल जी के ऊपर कि मोदी जी का एक चेहरा होगा और धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री में होंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता हर 5 साल में सरकार बदलने के लिए जानी जाती है। पिछले कई चुनावों में वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ चुके हैं। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इन नेताओं पर ही दांव लगाया है। राज्य में 9 नवंबर को मतदाता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की टक्कर दरअसल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ 5 साल का सत्ता विरोधी मामला और प्रेम कुमार धूमल के प्रति थोड़ा सा आकर्षण। लेकिन सवाल यह है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का यहाँ कितना असर पड़ता है, इस पर निर्भर करेगा कि किस तरफ सत्ता की सुई जा रही है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे और सुधांशु के साथ शिमला से अखिलेश सुमन। बीजेपी ने 3/4 बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से बातचीत में बीजेपी चुनाव प्रभारी थावरचंद गहलोत ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले घोषणा पत्र के ज्यादातर वादों को पूरा नहीं किया है। गृह मंत्री थावरचंद गहलोत हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। गहलोत जी, क्या लग रहा है आपको? अभी बस 6-7 दिन बच गए हैं चुनाव के। हिमाचल प्रदेश वासी इस बार भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में 3/4 बहुमत से सरकार में लाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभाएं जबरदस्त उपस्थिति वाली हो रही है। तो आप तो सर चुनाव प्रभारी हैं, आपको काफी अनुभव है संगठन का। तो जिस तरीके से वीरभद्र सिंह 5 साल सरकार चलाए हैं, कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने बहुत विकास के काम किए हैं, ऐसे में किस आधार पे आपको लोग वोट देंगे? 5 साल में वीरभद्र सिंह जी ने जो 2012 में घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में से 108-9 बिंदुओं पर सोचा ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, और कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई की तो वो भी बेईमानी, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। आप लोगों से क्या वादा कर रहे हैं इस चुनाव में कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप लोगों को देंगे? हम जनता से ये वादा कर रहे हैं कि देखो, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ की विकास दर 10% से ज्यादा है। हर क्षेत्र में तेज गति से चहुमुखी विकास हो रहा है। उसी प्रकार का विकास हम हिमाचल में भी करके दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का, उसका कैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे इनके फायदे में हुआ? देखो, नोटबंदी के कारण बेईमानी, भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग थे उनको कुछ कठिनाई महसूस हुई है, बाकी आम लोगों को महसूस हो रहा है। और इसके कारण नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, कांग्रेस वालों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। ये जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्णय हुआ है और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के सदस्य थे, वो वहां उसमें सम्मिलित हुए और जो निर्णय हुआ उसमें उनकी भी राय हुई।
केंद्रीय मंत्री थंवर चंद गहलोत जो यहाँ के चुनाव प्रभारी भी हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है और अगर जीएसटी का भी मामला है तो उसका ठीकरा वे वीरभद्र सिंह पर ही फोड़ रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ अखिलेश सुमन, शिमला से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को सच और झूठ की लड़ाई बताया है। उन्होंने कई चुनावी रैलियां की। इसमें उन्होंने रोजगार समेत कई मुद्दों पर गुजरात और केंद्र सरकार की आलोचना की। गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नवसर्जन यात्रा के तीसरे दिन वापी और पारदी में चुनाव रैलियां की। राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को सच और झूठ के बीच लड़ाई करार दिया। उन्होंने केंद्र और गुजरात की बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हर समाज में आंदोलन चल रहा है। गुजरात में कोई खुश नहीं। कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्योंकि सच्चाई हमारे पास है। आप जितना भी दम लगा लो। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान किसानों और मछुआरों से भी मुलाकात की और राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर उनकी समस्याएं दूर करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चाइना दिन में 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। आज हिंदुस्तान की सरकार 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार देती है। बीजेपी ने गुजरात में कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। एक प्रकार से वो इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करके अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस समय मिशन गुजरात में पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी राज्य के सभी वर्गों में अपनी पैठ बनाने में जुटी है। गुजरात में 2 चरणों में 9 और 14 दिसंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व सांसद और तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी की वजह से ही टीएमसी बंगाल में स्थापित हो सकी और सत्ता तक पहुंची। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुकुल रॉय अनुभवी नेता हैं और संगठन के विस्तार में बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी। मुकुल रॉय ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी कल मुलाकात की। I believe that under the leadership of Narendra Modi ji, Kailash Vijayवर्गीय ji and Amit Bhai, in the near future, BJP will grab the power in West Bengal for the benefit of the people of the Bengal. और खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। I am Bhupen Hazarika. उस दिन की बात है रमैया नाव लेके सागर गया। हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो यूं। उनकी नजर उनका शहर में इस बार भूपेन हजारिका सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। केंद्र सरकार ने नक्सल समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह से दिल्ली में मुलाकात के बाद ये आश्वासन दिया है। बैठक में नक्सल ऑपरेशन से लेकर नक्सल इलाकों में किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने समेत कई और अहम फैसले लिए गए। पिछले साल के मुकाबले नक्सली घटनाओं में करीब 21% की गिरावट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। शुक्रवार को मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से जुड़ी सभी याचिकाओं की आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नवंबर के आखिरी हफ्ते में करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए निर्देश भी जारी किया। इसके मुताबिक कंपनी ग्राहकों को बताएगी कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक करने के लिए 6 फरवरी तक का समय है। ऐसा ही आदेश बैंकों को भी दिया गया है। बैंक ग्राहकों को आधार से लिंक करने का मैसेज भेजते वक्त ये बताएंगे कि इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। पुराने नोटों को जमा करने की अनुमति की मांग वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया। संविधान पीठ पहले ही केंद्र के इस फैसले की वैधता की जांच कर रही है। कोर्ट ने कहा कि पीठ उन लोगों की व्यक्तिगत याचिकाओं पर भी विचार करेगी जो तय सीमा में पुराने नोट जमा नहीं कर पाए थे। कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों से कहा कि वो लंबित याचिकाओं में 2-3 पन्नों की अर्जी दें, जिन पर संविधान पीठ बाद में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्राचार पाठ्यक्रमों में टेक्निकल एजुकेशन दिए जाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन में इंजीनियरिंग जैसे विषय शामिल ना किए जाएं। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पत्राचार से पढ़ने के कारण स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है। 2 साल पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि पत्राचार माध्यम से हासिल की गई डिग्री नियमित रूप से क्लास करके पाई गई डिग्री के समान नहीं होती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को अलग रखा, जिसने पत्राचार के जरिए टेक्निकल एजुकेशन की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने कहा है कि जजों की पेशेवर योग्यता का सबसे अच्छा आकलन उच्च न्यायपालिका के सदस्य कर सकते हैं जो रोजाना उनका कामकाज देखते हैं, ना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने यह टिप्पणी 3 वकीलों को झारखंड हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश करते हुए की। कॉलेजियम ने राजेश कुमार, अनुभा रावत चौधरी और कैलाश प्रसाद देव को झारखंड हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। कॉलेजियम का मानना है कि ये उचित नहीं होगा कि आईबी की तरफ से गोपनीय तरीके से जमा अपुष्ट सूचनाओं का संज्ञान लिया जाए। इसके अलावा कॉलेजियम ने वकील अरिंदम लोध की त्रिपुरा हाईकोर्ट में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की सिफारिश की है। नियुक्तियों को स्वीकृति देने वाली कॉलेजियम में न्यायाधीश जे चलमेश्वर और न्यायाधीश रंजन गोगोई भी शामिल थे। रायबरेली के ऊंचाहार में हुए एनटीपीसी हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। गंभीर रूप से जख्मी 12 लोगों को विमान से दिल्ली लाया गया है, जिनका इलाज विशेष सुविधाओं वाले अस्पताल में कराया जाएगा। एनटीपीसी अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को 10 और मरीजों के लखनऊ से दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और इसके अलावा एनटीपीसी कई अन्य इकाइयों में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की जाएगी। बुधवार को जिस यूनिट में बॉयलर फटा था उसे बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यूनिट को सामान्य बनाने के लिए 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत आधार वेरिफिकेशन कराने वाले ग्राहकों के लिए 1 महीने में टिकट बुक कराने की सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसे ग्राहक अब महीने में 12 टिकट बुक करा सकेंगे। आधार वेरिफिकेशन पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग में मौजूदा लिमिट 6 टिकट की है। नई लिमिट में वेबसाइट के जरिए बुक कराए गए टिकटों के अलावा रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के जरिए बुक कराए गए टिकट को भी गिना जाएगा। हालांकि रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया है। कर्नाटक में राज्य सरकार के प्रस्तावित कर्नाटक चिकित्सा सेवा संशोधन विधेयक के विरोध में शुक्रवार को करीब 45,000 निजी अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर और क्लिनिक 1 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल पर रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनका इलाज और एम्बुलेंस सेवाएं जारी रहें। विधेयक में सभी जिलों में शिकायत निवारण पक्ष स्थापित किए जाने, निजी अस्पतालों में सरकार को इलाज का खर्च तय करने, इलाज में हुई गलती से मरीज की मृत्यु के लिए डॉक्टरों की 5 साल की सज़ा और गलत इलाज के लिए मरीजों को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो निजी अस्पतालों में सरकार का दखल बढ़ जाएगा। सरकार विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक का मुद्दा जल्द ही मलेशिया सरकार के सामने उठाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के मुताबिक अगले कुछ दिनों में जाकिर नाइक के बारे में मलेशिया से औपचारिक अनुरोध किया जाएगा। इससे पहले कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत और मलेशिया के बीच प्रत्यर्पण संधि है। NIA ने हाल ही में जाकिर नाइक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। कई जिलों में पिछले 4 दिनों से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। राज्य सरकार ने निजी दफ्तरों को भी छुट्टी करने की सलाह दी है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या बनी हुई है। दफ्तर जाने वालों समेत लोगों को
घर से बाहर निकलने में खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। राज्य में इस मौसम में अब तक औसतन 19 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, जो लंबी अवधि में होने वाली बारिश से महज 1 सेंटीमीटर कम है। हिंदी की नामचीन लेखिका कृष्णा सोबती को इस साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ज्ञानपीठ निर्णायक मंडल ने इसका ऐलान किया है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात में हुआ था। विभाजन के बाद वो दिल्ली में आकर बस गई। 1966 में अपनी पुस्तक मित्रों मरजानी से वो साहित्य जगत में चर्चित हुई। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया। बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, समय सरगम, हम हशमत, डार से बिछुड़ी, ए लड़की उनकी चर्चित कृतियां हैं। साहित्य में योगदान के लिए उन्हें शलाका और हिंदी अकादमी समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2017 के फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान और मौजूदा चैंपियन जापान को 4-2 से हराया। भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने 7वें और 9वें मिनट में गोल दागे। नवजोत कौर और लालरिम सियामी ने भी एक-एक गोल किया। अब फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला चीन के साथ होगा। ये मैच रविवार को खेला जाएगा। चीन सेमीफाइनल में कोरिया को 3-2 से मात दी। इससे पहले भारत और चीन के बीच 2009 में खिताबी भिड़ंत हुई थी। भारत चौथी बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा T20 मैच आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली में पहला T20 जीतने के बाद टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुकी है और अब उसकी नज़र दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की होगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। टीम इंडिया ने पहला T20 मैच 53 रन से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई थी। और सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। गुरु नानक देव का जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश में जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है और गुरुद्वारों में श्रद्धालु शबद कीर्तन कर रहे हैं। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में भी इस मौके पर रोशनी से खास सजावट की गई है। दिल्ली और अमृतसर समेत देश दुनिया के गुरुद्वारों में श्रद्धालु इस मौके पर दर्शन करने उमड़ रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गुरु नानक देव जयंती की बधाई दी है। और देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग पावन नदियों और सरोवरों में डुबकी लगा रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पारंपरिक श्रद्धा इस मौके पर नजर आ रही है और आज सुबह से ही पावन नदियों और सरोवरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति ने किया अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन। कहा, विकास के साथ इंसानी जिंदगी भी अहम, अगली पीढ़ी के लिए संसाधन बचाने पर जोर। प्रधानमंत्री का खाद्य प्रसंस्करण में निवेश का न्योता। कहा, भारत में व्यापार हुआ आसान, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार। केंद्र सरकार को नोटिस, नवंबर के आखिरी हफ्ते में संविधान पीठ करेगी सुनवाई। केंद्र का नक्सल समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ को हर मुमकिन मदद का भरोसा। गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिया आश्वासन। पिछले साल के मुकाबले नक्सल घटनाओं में कमी। जापान को हराकर एशिया कप के फाइनल में महिला हॉकी टीम। राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रकाश नंजप्पा और अंकुर मित्तल ने जीता गोल्ड। राजकोट में न्यूजीलैंड से दूसरा T20 मुकाबला आज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।